Hello everyone. So today we are going to do first chapter of class 8 science. Okay, we are already doing a series of class 10 science, but this time from this video we will start class 8 science. ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप मैनेजमेंट के ऊपर. ठीक है, तो जैसे आप जानते हो एनसीईआरटी में जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है वो एक शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट होता है. यहाँ पे दो कैरेक्टर है. ठीक है, पहेली और बूझो. उनके अंकल जो हैं वो ऑब्वियसली एक फार्मर हैं. ठीक है, तो वो कुछ टूल्स देखते हैं, खुरपी, सिकल, शोवल, प्ला, ऐसे करके. अब बहुत बच्चे इन सब चीज़ों से ऑलरेडी मतलब कि एक्वाइंटेड होंगे, और कुछ बच्चे जो कि अर्बन सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, टाउन सिटीज़ में रहते हैं, वो ऑब्वियसली नहीं जानते होंगे इन सब चीज़ों को उतना. आजकल के बच्चों को तो वैसे भी मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलता, तो वो नहीं जानते होंगे ये सब. ठीक है, सो दिस चैप्टर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर. बेसिक से एडवांस भी समझ पाओगे तुम. ठीक है, देखो एग्रीकल्चर का ज़रूरत क्यों है. हम चाहे हम इंसान हो या जानवर हो, जो भी हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं. वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड जस्ट लाइक प्लांट्स. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे आर व्हाट ऑटोट्रॉफ्स, बट वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, वी आर हेटेरोट्रॉफ्स. वी कांट मेक आवर ओन फूड. ठीक है, और हमको तो एनर्जी चाहिए. हमको एनर्जी चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही है, राइट. जैसे कि हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है. ठीक है, तो उनको एनर्जी देने के लिए फूड का ज़रूरत होता है ना, ताकि ये सब चीज़ें हमारे शरीर में हो सके और हम सर्वाइव कर सकें. ठीक है, तो कुछ वो लोग बोलते हैं कि सर हम जानवरों से खाना लेते हैं, वी आर नॉन वेजिटेरियन. कुछ लोग बोलते हैं हम प्लांट से खाना लेते हैं, वी आर वेजिटेरियन. दोनों ही केसेस में एग्रीकल्चर इज़ इंपॉर्टेंट, या चीज़ों को कल्टिवेट करना दोनों ही केसेस में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है. एवरीडे वी आर एडिंग इन दिस पॉपुलेशन, राइट. सो देयर इज सम एडिशन एवरीडे. सो इससे क्या होता है, रेगुलर प्रोडक्शन का ज़रूरत है, प्रॉपर मैनेजमेंट का ज़रूरत है, और डिस्ट्रीब्यूशन का ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गया उसका इंट्रोडक्शन. और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो डिटेल्स में दिए गए हैं कि टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक, दे वेयर वैंडरिंग इन ग्रुप्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सीधी सी बात है, इसको एक लाइन में समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर इज सच ए कंसेप्ट विच स्लोली इट वाज इम्बाइब्ड इन द नेचर ऑफ पीपल. वो धीरे धीरे जाने कि भाई चीज़ों को हम कल्टिवेट भी कर सकते हैं. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को ध्यान में रख लो. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप. अगर तुम एक बड़े से जगह पे एक सिंगल तरह के पौधे को कल्टीवेट कर रहे हो तो उसे हम क्रॉप कहते हैं, सीधी बात. ठीक है यानी एक बड़ी सी जगह पे अगर हम चावल की खेती कर रहे हैं तो वो क्रॉप है. ठीक है, वीट है तो क्रॉप है, मीज है तो क्रॉप है. समझ पा रहे हो ना. चलो आगे बढ़े. क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. ठीक है, अब देखो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है. इंडिया में तरह तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल अलग अलग होते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. सो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्रॉप्स को डिवाइड भी करते हैं. जैसे कुछ जगहों पे एक तरह के क्रॉप बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ जगहों पे दूसरे तरह के क्रॉप बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो जो मेजर डिवीज़न है क्रॉप्स में वो है बेसिकली खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप. ठीक है, क्या है इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अच्छे से अंडरलाइन कर देता हूँ. मेरे हिसाब से जो मैं अभी कर रहा हूँ वो नोट्स के लिए सफिशिएंट है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गेट नोट्स यू कैन इजीली गेट इट ओके फ्रॉम मैनी सोर्सेज. अदरवाइज आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो, या समझ के बाद में अपने आप वीडियो को दोबारा देख के लिख सकते हो. इट्स नॉट एनी प्रॉब्लम. ओके, तो इस क्रॉप में क्या होता है, खरीफ क्रॉप में आपको ट्रिक्स भी मैं समय समय पे बताऊंगा. जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा कि ट्रिक्स से कैसे आप लोग याद करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा. पर जहाँ ज़रूरत नहीं होगा वहाँ ज़बरदस्ती ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, इन क्रॉप्स को रेनी सीजन में सो किया जाता है. ठीक है, द क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन, दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, रेनी सीजन में इन्हें सो किया जाता है. एग्जाम्पल पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. मैं तो यही बोलूँगा आपको इसमें से कोई दो याद रखो तो सफिशेंट रहेगा. दो याद रखना ज़रूरी है. ठीक है, चाहे वो पैडी हो, चाहे मीज़ हो, चाहे ग्राउंडनट हो, चाहे कॉटन हो, चाहे सोयाबीन हो. ठीक है, इनको सो किया जाता है रेनी सीजन में. ज़्यादातर रेनी सीजन इंडिया में क्या होता है, कहाँ से कब होता है, जून से सितंबर होता है. ऑब्वियसली इसको जब हार्वेस्ट किया जाएगा तो इसको जब हमारा विंटर सीजन रहता है तब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं. ठीक है, जैसे जून से सितंबर में हमने सो किया तो हम इसको कह सकते हैं कि काउंट अगर आप कर लो फ्रॉम जून टू सितंबर, दैट इज़ अराइवल ऑफ मानसून, बेसिकली मानसून. ओके, जस्ट क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन. ठीक है, जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं अक्टूबर से मार्च के बीच, उनको रबी क्रॉप कहा जाता है. और रबी क्रॉप में आते हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड. आप लोग एक ट्रिक की तरह हमेशा याद रखो कि वीट और राइस दोनों अलग अलग सीजन्स में होते हैं. ठीक है, वीट जो है वो रबी में होता है और राइस जो है वो खरीफ में होता है. ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो. और ना बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं. जैसे सबसे पहले प्रिपेयर करना हमको किसको, भाई आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो किस पे कर रहे हो, सॉइल पे कर रहे हो ना, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपको सोइंग करना है. सोइंग एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर हम प्रोसेस को तो डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है,
फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, फिर उसको इरिगेशन करते हैं, फिर उसको वीड्स से बचाते हैं, फिर हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद अपने क्रॉप को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर करना होता है, अदरवाइज़ ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी करना क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? कोई खाना वाना बनाना है क्या सॉइल के साथ? नहीं। प्रिपेयर करने का मतलब होता है कि सॉइल को हमको लूजन करना है, सॉइल को घुमाते हुए उसको लूज़ करो, ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छे से सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सके, धस सकें, घुस सकें अंदर। ठीक है, और सॉइल लूज़ रहेगा ना तो सॉइल में ब्रीदिंग होगा, ब्रीदिंग इन द सेंस कि एयर जो है या ऑक्सीजन जो है वो रूट्स तक बहुत ही आसानी से जाएगा। ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो, कोई भी एयर की हम बात करें तो। ठीक है ना। अब लूज सॉइल रहेगा तो उसमें अर्थवॉर्म्स होंगे, ठीक है, माइक्रोब्स होंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये और टर्निंग वगैरह करते हैं, ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, ये सॉइल को और टर्न करते हैं और सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, यहाँ देख रहे हो ना, HUMUS, वो ऐड करते हैं। पर ज़रूरत क्या है ये सब ऐड करने का, लूजन करने का? सही वही बात है, अगर लूज़ नहीं होगा तो हमारे क्रॉप्स जो हैं, हमारे जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है। ठीक है, सॉइल में देखो बहुत तरह तरह के मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन एडिशन टू दैट डेड प्लांट और एनिमल्स भी उसमें होते हैं, जो कि सॉइल में सड़ गए रहते हैं। दे ऑलरेडी आर डिकेइंग इन दैट सॉइल, एंड दैट्स व्हाई द डेड रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑलरेडी देयर इन द सॉइल। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि डेड ऑर्गेनिजम्स से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दोबारा से सॉइल में मिल जाते हैं, और इसको प्लांट्स दोबारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इंसान प्लांट को खाता है, इंसान जब मर जाता है तो इंसान खुद डीके होकर मिट्टी में मिल जाता है, और वो मिट्टी से फिर प्लांट बनते हैं। देख रहे हो, ये साइकिल ऑफ लाइफ। ठीक है, नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, ऊपर का कुछ सेंटीमीटर का जो टॉप लेयर है हमारा सॉइल का, वही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम जब लूजन करते हैं सॉइल को, टर्निंग करते हैं, लूज करते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। कहने का ये मतलब है कि जब वो मिक्सअप हो रहे होते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट वाला सॉइल अगर नीचे है तो वो ऊपर आएगा। ठीक है, सॉइल ऊपर नीचे आएंगे तब तो अच्छे से मिक्स होंगे, और अच्छे से मिक्स होंगे तब तो प्लांट्स उगेगा, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें अच्छे से मिल जाएँ, यूनिफॉर्म न्यूट्रिएंट्स मिले प्लांट्स को। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये लिख सकते हो रीजन में कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। यहाँ बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स, दैट्स व्हाई। टॉप में नहीं आएंगे तो प्लांट्स यूज़ कैसे करेगा? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, या फिर इसको बोलते हैं प्लाइंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। जो बच्चे गांव की तरफ के रहने वाले हैं या गांव में विजिट किए, कभी गए हैं, घूमने जाते हैं या समर वेकेशन में नानी घर जाते हैं, वो ये ज़रूर जानते होंगे कि प्लाइंग का मतलब होता है खेती करना, हल जोतना, खेत जोतना, कई लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसको प्लाइंग कहते हैं, प्लाउइंग कहते हैं, प्लाइंग कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। ठीक है, इसके लिए प्लाउस का ज़रूरत है ना तुमको, हल का ज़रूरत है, वो चाहे लकड़ी का बना हुआ हो चाहे आयरन का बना हुआ हो। तो क्या होता है कि जब भी हम प्लाविंग करते हैं तो पहले तो खेतों में पानी दिया जाता है, उसके बाद खेतों में प्लाविंग स्टार्ट किया जाता है। तो कई बार बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मिट्टी के, जिनको क्रम्ब कहा जाता है, उनको हमको तोड़ना रहता है। ठीक है, क्यों तोड़ना ज़रूरी है? क्योंकि अगर तुम उन्हें तोड़ोगे नहीं, उनको लेवलिंग नहीं करोगे सही तरीके से, तो इरिगेशन करते समय दिक्कत होगा, सोइंग करते समय दिक्कत होगा। तुम बड़ा मिट्टी का टुकड़ा अगर रहेगा तो प्लांट उगेगा कहाँ फिर? उसको तो यूनिफॉर्म मिट्टी चाहिए ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इरिगेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, लेवलिंग करते हैं हम लेवलर से, उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैन्योर ऐड करेंगे प्लाविंग करने से पहले। प्लाविंग करने से पहले क्यों करते हैं? क्योंकि प्लाविंग करने से पहले कर देने से क्या होगा कि जब तुम प्लाविंग करोगे तो बहुत अच्छे से वो मिक्सअप हो जाएगा मिट्टी के साथ। ठीक है, तो दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। और उसके बाद उसको थोड़ा सा, जब भी हम बीज लगाते हैं जिसको कहते हैं सोइंग करना, तो सोइंग करने के पहले उसको थोड़ा अच्छे से हम मिट्टी पानी से गीला कर देते हैं ताकि अच्छे से प्लांट उग सके। ठीक है, इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ओके, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, बड़े बड़े टुकड़े हैं जो मिट्टी को उसको यूनिफॉर्म करना रहता है। क्या क्या चीज़ें हैं जो इनमें यूज़ होती हैं? प्लाव बता चुका हूँ ऑलरेडी इसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट है अभी। ठीक है, प्लाव, हो, ये हो क्या है भाई, और कल्टीवेटर क्या है? अगर इसमें दिया हो डायग्राम तब तो बहुत ही अच्छा है। ओके, आई थिंक इट शुड बी गिवन हियर, या दिस इज़ अ हो। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। प्लाव क्या होता है कि इसमें
जब मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र डाल देते हो उसके बाद सॉइल को टर्न करते हो, तो वो टर्न हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लो। प्लो को ज़्यादातर पहले के ज़माने में लकड़ी से बनाया जाता था और उसको 2 बैल जो हैं वो खींचा करते थे। अब कई जगहों पे हॉर्सेस खींचा करते थे, कई जगहों पे कैमल्स भी खींचा करते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है ये प्लो देख लो एक बार, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये रहा प्लो। तो ये 2 बैल जो देख रहे हो आप, ये इसको पुल करते हैं, खींचते हैं, और ये मिट्टी में से धंसा रहता है, अंदर घुसा रहता है, और जब जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये मिट्टी को टर्न करता हुआ जाता है, सॉफ्ट करता हुआ जाता है। ठीक है, ये है प्लो शेयर। ठीक है, ये है प्लो का शाफ्ट, काम खत्म। ठीक है, और ये इस बीम के अंदर नीचे रहता है। तो आई थिंक एवरी पॉइंट इज क्लियर, देयर इज़ नो डाउट। ओके, ठीक है, बुल के नेक पे रहते हैं बीम, बुल उसको पुल करते हैं। तो खैर समझ गए, अब तो देख ही लियो। अब क्या हो रहा है कि आयरन का प्लाव यूज़ हो रहा है। ठीक है, वुडन अब बंद हो रहा है धीरे धीरे। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हो के बारे में समझते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है, सबसे पहले तो ये जान लो। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग ऑफ दिस सॉइल। ठीक है, इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। बहुत ही लंबा रॉड होता है इसमें, लकड़ी का या आयरन का। ठीक है, लकड़ी का या आयरन का रॉड होता है। अब देखो, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। ये ऐसा होता है। ये जो प्लेट देख रहे हो ना, बेंट प्लेट, यही ब्लेड की तरह काम करता है। ठीक है, और ये बीम में रॉड लगा हुआ है, ऑब्वियसली इसको जानवर खींचते हैं। ये काम किस बात का, किस लिए काम क्या करता है? वीड्स को हटाता है। जो वेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं कह सकते सॉरी, जो वेस्ट के प्लांट होते हैं उनको हटाता है, वीड्स जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेटर, व्हाट एग्जैक्टली इज कल्टीवेटर? कल्टीवेटर, अब देखो आजकल के ज़माने में तुमको तो बैल नहीं मिलेंगे ना, तुमको बैल कहाँ मिलेंगे ज़्यादातर, फिर भी गांव में आज भी हैं बहुत जगहों पे, पर फिर भी मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स विल सी दे अवॉइड यूजिंग बुल्स, राइट। तो यहाँ पर क्या यूज़ होते हैं? ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, ट्रैक्टर यूज़ होता है। इससे समय भी बचता है, इससे मेहनत भी कम लगता है। ठीक है, जानवरों पर भी बेचारा कितना कष्ट दोगे उनको। ठीक है, ठीक है, समझ में ये बात है। ओके, अब सोइंग क्या होता है? सोइंग जो होता है, जब फार्मर्स बीज को मिट्टी के अंदर रखते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर ढक के छोड़ देते हैं, उसे सोइंग कहते हैं। ठीक है, पर सोइंग करने के पहले सबसे पहले ये इंश्योर किया जाता है कि द क्वालिटी ऑफ सीड इज़ गुड, इट्स क्लीन एंड हेल्दी। ओके, तभी तो हमारा जो यील्ड निकलेगा वो अच्छा निकलेगा, इसलिए। नाउ हाउ दिल चेक इट? कुछ बीज लो और पानी में डालो, थोड़ी देर उनको हिला लो ऐसे हाथ से, और उसके बाद वेट करो। क्या देखोगे आप कि जो भारी भारी वीड्स है, सीड्स है सॉरी, जो पानी में सेटल डाउन हो गया, ओके, वो हेल्दी होता है, और जो फ्लोट कर रहा होता है ना, वो हेल्दी नहीं होता। देख सकते हो यहाँ पे, डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, इससे पता चल जाएगा अच्छा कौन सा है, बुरा खराब कौन सा है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ट्रेडिशनल टूल में। ट्रेडिशनल टूल जो होता है सोइंग के लिए, वो फनल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, जो फनल है उसके अंदर सीड को डालते हैं, वो सीड धीरे धीरे पास डाउन होके सॉइल के अंदर चला जाता है और वहीं रह जाता है, काम खत्म। मेरे ख्याल से अगर ये मेथड शो किया हो बुक में तो ये बहुत ही अच्छा है। ओके, सो इट्स नॉट गिवन बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये रहा, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। इसके बाद आगे बढ़ें। कई बार क्या होता है ना कि जब प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ प्लांट्स को हटा भी दिया जाता है इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। ठीक है, क्योंकि उनको सफिशिएंट सनलाइट, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड सफिशिएंट वाटर चाहिए। दैट्स वाई इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट इस तरह के स्टेप्स भी लिए जाते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र को डालने का समय है। जो सब्सटेंस को सॉइल में डाला जाता है ताकि उसका न्यूट्रिएंट्स बढ़े, प्लांट हेल्दी होकर ग्रो करे, उसको मैन्योर या फर्टिलाइज़र कहा जाता है। ठीक है, ठीक, हमने ये सीड ड्रिल मेथड को छोड़ दिया पढ़ना, तो मैं उसे बता देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली सीड ड्रिल मेथड। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो सीड ड्रिल मेथड है। ठीक है, ये होता क्या है इसमें? ठीक है, इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, अगर आप देखो ना तो ये मशीन से होता है, जैसे कि हम फनल से करते हैं तो वो मैनुअल होता है, और ये होता है मशीन से। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये सीड को शो करता है यूनिफॉर्म डिस्टेंस में। वैसे हाईलाइट करता हूँ, दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ में। तो उससे ये होता है कि भाई हमारा टाइम और हमारा लेबर दोनों ही बच जाता है। ठीक है, और क्योंकि वो डायरेक्टली मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से शो कर दिया जाता है, तो वो चिड़िया जो है, बर्ड्स भी उसे खा नहीं सकती। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते हैं कई बार मशीन से काम करने का। ठीक है, हमारा टाइम बचता है और वर्क ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाता है, अच्छे से हो पाता है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ पर तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का आप समझ चुके हो, पर क्या होगा कि अगर कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप होगा एक ही जगह पे, मान लेते हैं हमारे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, और तुम इस ज़मीन पे लगातार हर साल हर सीज़न में खेती किए जा रहे हो, प्रोडक्शन या कल्टीवेशन किए जा रहे हो, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिप्लेनिश या उनको नया होने का, उनको दोबारा से एनरिच होने का समय तो नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए ही, क्योंकि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करने से पुअर हो जाता है न्यूट्रिएंट सॉइल का, तो फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है ताकि सॉइल रिप्लेनिश हो जाए, न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएँ। इसको मैन्योरिंग कहते हैं, ठीक है। आगे हम और भी पढ़ेंगे जो टाइप्स हैं डिफरेंट, ठीक है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई होप अप टू दिस नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अगर मैन्योरिंग सही से नहीं करोगे तो प्लांट सही से नहीं उगेगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई उसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और मैन्योर होता क्या है, मुझे लगता है आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी है कि वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। जब प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनसे मैन्योर बनता है, ठीक है। उसको पिट्स में डाल दिया जाता है, उनको पिट्स यानी कि खड्डे में डाल दिया जाता है, के बाद वो वहाँ डिकम्पोज होते हैं। ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें डिकम्पोज करते हैं, राइट। वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें डिकम्पोज करते हैं। और बहुत बच्चे जो ऑब्वियसली ये सब देखे होगे ना अपने आंखों से, वो ज़्यादा रिलेट कर सकोगे, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और ये जो डिकम्पोज्ड मैटर है सॉरी, इसे ही ऑर्गेनिक मैन्योर कहा जाता है, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता, बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, मैं इसको समअप कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एक मूंग प्लांट या ग्राम सीड्स, मूंग की सीड या ग्राम की सीड, ठीक है ना, दोनों ही आप लोग जानते होंगे, चने का या बीज या मूंग का दाल, जो भी बीज कहते हैं उसको ले लो 3 ग्लास में अलग अलग, और तीनों में क्या करो कि एक में मैन्योर डालो, एक में फर्टिलाइज़र डालो, और एक में कुछ मत डालो। फर्टिलाइज़र जो होता है वो यूरिया वगैरह केमिकल्स से बनता है, ठीक है। मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, और कुछ नहीं डालेंगे हम तीसरे में, तो ग्रोथ आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो 3-4 दिन के अंदर क्या हो रहा है। जिसमें हमने कुछ नहीं डाला, सी, उसमें ग्रोथ कम है, देखो बी वाले में ज़्यादा है, मैन्योर वाले में ऑब्वियसली है, बट बी में उससे भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं यहाँ पर, फर्टिलाइज़र्स का रूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फर्टिलाइज़र का जो होता है यूज़, उससे फार्मर्स को बहुत हेल्प होता है, क्योंकि उससे बेटर यील्ड होता है। भाई क्रॉप्स ज़्यादा होंगे तो फार्मर उन्हें ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सीधी बात, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी क्रॉप हो, यहाँ तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है वीट, पैडी, मेज, कॉमनली यही चलता है, इसलिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है। कहीं भी फार्मर्स अगर यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स, उनको बहुत फ़ायदा होता है। बट अगर हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वाटर पोल्यूशन होगा, सब धूल के नदी में जाएंगे, वाटर पोल्यूशन होगा, या कोई भी वाटर सोर्सेस में जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर दोगे तो सॉइल उससे लेस फर्टाइल हो जाता है, दिक्कत हो जाता है सॉइल को, ठीक है ना, क्योंकि सॉइल में कहीं ना कहीं केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए या तो भाई मैन्योर डालो, मैन्योरिंग करो, ऑर्गेनिक मैन्योरिंग करो, वो ज़्यादा बेटर है, या लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दो 2 क्रॉप्स के बीच। मतलब अगर आप 2 सीज़न में क्रॉपिंग कर रहे हो, इस रबी सीज़न आपने क्रॉपिंग किया तो अगले रबी सीज़न करो, खरीफ सीज़न को छोड़ दो फील्ड को। उससे क्या होगा, नेचर अपना काम करेगा और नेचर खुद ब खुद उस प्लांट को उस सॉइल को, उस फील्ड को, उस ज़मीन को दोबारा से कल्टीवेशन करने लायक बना देगा। ये नेचर की ब्यूटी है, नेचर अपने आप को रिपेयर करता है, राइट। नेचर ऑलवेज रिपेयर्स इटसेल्फ, बट वी ह्यूमंस आर नॉट डूइंग दैट, ओके, वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग इट, ओके। सो use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. तो हर चीज़ डिटेल में हम नहीं लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वरना चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो आप जान रहे हो कि मैन्योर काफ़ी अच्छा होता है फर्टिलाइजर से, वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाता है, उसको उसके वाटर, उसके सॉइल का को रिप्लेनिश करता है, राइट। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जान रहे हो, तो इसको बार बार उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक दूसरा मेथड है जिससे हम सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ, वो होता है क्रॉप रोटेशन। आप बोलोगे क्या है क्रॉप रोटेशन? ये होता क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है सिंपल तरीके से कि अलग अलग क्रॉप उगाना है, अल्टरनेटली अलग अलग क्रॉप उगाना है। मतलब लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब बात समझ पा रहे हो? अगर आप किसी एक सीजन में वीट उगा रहे हो, ऑब्वियसली वीट का सीजन कौन सा है, अब तक तो बच्चा लोग तुम लोगों को पता हो जाना चाहिए था कि वीट का सीजन कौन सा है, अगर तुम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से देख रहे हो तो, ठीक है। वीट का सीज़न जो होता है वो रबी सीज़न होता है। तो अगर रबी सीज़न में हम वीट को उगाते हैं तो इसके नेक्स्ट सीज़न जो खरीफ सीज़न आएगा उसमें हम कोई लेग्यूमिनस प्लांट को उगाएंगे। लेग्यूमिनस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को सॉइल में बढ़ाते हैं, और इससे हमारा सॉइल जो है वो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाता है विद द न्यूट्रिएंट्स, राइट। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा टू डू इट, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बस, ओके। आप लोगों ने ये सुना है, बुक में लिखा है तो सुना ही होगा भाई, मजबूरी है। बुक में लिखा हुआ है कि इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। ये ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल का यूज़ करने लायक बनाते हैं, और ये उन्हीं रूट्स में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जो मैं भी बोल रहा था कि जो आप अल्टरनेट सीजन में कल्टीवेट करोगे, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है। फर्टिलाइजर जो होता है वो मैन मेड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ये मैन्योर जो पूरी तरह से नेचुरल होता है और डिकम्पोजिशन से बनता है, चाहे वो कैटल का डंग हो, चाहे आदमी का ही डंग क्यों ना हो भाई, टेंशन की बात नहीं है। बहुत जगह आदमी का डंग से भी बना देते हैं, एंड प्लांट रेसिड्यूज कुछ भी हो। ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, जबकि ये फील्ड्स में बनते हैं, ये खड्डे में बनते हैं, राइट, ये पिट्स में बनते हैं बाय डिकम्पोजिशन। ये कुछ कोई भी ह्यूमस सप्लाई प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को, जस्ट प्योर कोर केमिकल अप्लाई या सप्लाई करते हैं, सॉरी। मैन्योर जो है वो कई सारे ह्यूमस सप्लाई करता है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ह्यूमस को बताना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, डिकेड मटेरियल होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, ठीक है, और जो कि दिखने में डार्क दिखता है। जिस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा हो, सॉइल ऑटोमेटिकली डार्क दिखता है। फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा रिच होते हैं इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जबकि मैन्योर जो है वो लेस रिच होते हैं रिलेटिवली। फर्टिलाइजर से कंपेयर करो तो लेस रिच होते हैं इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पर चलेगा क्योंकि वो नेचुरल तो होते हैं कम से कम, ठीक है ना। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर? सबसे बड़ा एडवांटेज है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है प्लांट का, ठीक है। अगर प्लांट का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ा दिया, सॉइल का सॉरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ा दिया, तो भाई वाटर उसमें रहेगा, और वाटर रहेगा तो इवेंचुअली वो प्लांट्स को ही हेल्प करेगा ना, ठीक है। सॉइल को पूरस बनाता है, जिससे कि सॉइल में गैसेस अच्छे से एक्सचेंज हो जाए, या सॉइल सांस ले सकता है, राइट, ब्रीदिंग पॉसिबल हो पाता है। माइक्रोब्स, नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ाता है, जो सॉइल की मदद करते हैं या प्लांट्स की मदद करते हैं हम कह सकते हैं, उन माइक्रोब्स को वो बढ़ाता है। सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, मतलब सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल सॉइल के बेटरमेंट के लिए वो करता है मैन्योर, ठीक है। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन या हम कल्टीवेशन कह सकते हैं उसका, वो है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है कि पानी देना। अब हम जानते हैं वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है। पानी अगर हमारे लिए ज़रूरी है, पानी प्लांट के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। भाई प्लांट नहीं दोगे तो सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे, तो कहाँ से क्रॉपिंग होगा, ठीक है। तो इसलिए टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसलिए हमको फील्ड्स को वाटरिंग करना होता है रेगुलरली। कैसे वाटरिंग करेंगे रेगुलरली वो हम देखते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, या नाउ इट्स फाइन, ठीक है। तो इरिगेशन होता क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, दैट्स ऑल। इसी को इरिगेशन कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि ठंड के मौसम में पानी को, प्लांट को अगर पानी थोड़ा कम दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर उस समय होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में भी होता है और प्लांट को उतना नीड नहीं होता वाटर का, जस्ट लाइक ह्यूमन्स। पर अगर गर्मी के मौसम में तुम उससे वाटरिंग सही तरीके से नहीं करोगे तो प्लांट के सूख जाने का भी डर होता है, यानी प्लांट डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए वाटरिंग करना जरूरी है। अब हम डिहाइड्रेट होते हैं ना गर्मी के मौसम में, प्लांट भी तो होंगे ना गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेट, दैट्स वाई। So the question has been asked here, why is it so? Why in summer the frequency of watering is higher? It's a very simple reason, right? Plants also require water in summer, right? More water in summer, just like us. That's all. ठीक है। अब गर्मी में क्या होता है भाई, अब अगर एकदम डीप कंसेप्ट में जाओ तो गर्मी में क्या होता है, हमारे बॉडी से वाटर इवापोरेट होता रहता है, क्योंकि गर्म है आसपास, ठीक है। ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर वी नीड वाटर मोर, राइट। फ्रिक्वेंट पानी पीना होता है, तब जाके आपके बॉडी में वाटर का मात्रा जो है वो सेम रहेगा। जस्ट एक्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स विद प्लांट्स ऑल्सो। उनके भी तो कुछ एरियल पार्ट्स जो होते हैं या सरफेस से जो होते हैं वो वाटर इवापोरेट होता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं इन प्लांट्स, राइट, वो होता है। ओके ना, सोर्सेज क्या है इरीगेशन के? देखो वेल है, कुआँ है, ट्यूबवेल है, जो कि गांव साइड में बहुत होते हैं, गांव में रूरल पार्ट में पॉन्ड्स हैं, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स हैं, कैनल्स हैं, कितने सारे सोर्सेस हैं, राइट, ठीक है। सोर्सेस तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड में हम यही करते हैं इरिगेशन में, उसमें कोई खास चीज़ नहीं होता। या तो इंसान या तो कोई जानवर से वो करवाएंगे, कैटल से वो करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पानी निकलवाएंगे कुएँ से, ठीक है, और उस पानी को कुएँ से पानी निकालेंगे और उस पानी को खेतों में डालेंगे। सबसे पहला सिस्टम जो है वो मोट पुली सिस्टम, चेन पंप, ठीक है। कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ। देखो चेन पंप माने कंटिन्यूसली यहाँ पर बाल्टी से, बकेट से पानी जो है वो ऐसे ऐसे उठते रहेगा, यहाँ से चलता रहेगा, पानी उठते रहेगा और यहाँ गिरता रहेगा, राइट, ठीक है। तो अगर बाई चांस ये वेल है या कुछ ऐसा सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ से पानी कंटिन्यूसली निकलता रहेगा और ये पानी इसमें आता रहेगा और यहाँ से गिरता रहेगा, ये होता है चेन पंप, ठीक है। ढेकली एक ऐसा सिस्टम है, ये भी बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सिस्टम है। इसमें एक यहाँ पे वेट दे दिया जाता है और ये वेट की वजह से पानी अंदर, ये अंदर जाएगा ना। जब ये वेट हटा देंगे तो क्या होगा, ये सीधा अंदर जाएगा, फिर यहाँ से खींच लेंगे तो ये ऊपर आएगा और इस तरह से पानी निकाल के बाहर फेंका जाता है, ये फील्ड्स में डाला जाता है। देखो ये सिस्टम लेस एफिशिएंट है ऑब्वियसली, बट चीपर है, इसमें कोई खर्च नहीं है, एक्स्ट्रा खर्च ही नहीं। कई बार जब हम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं यही सब चेन पंप और ढेकली चलाने जैसे कुछ सेटअप बनाने के लिए, तो उसको हम राहत कहते हैं या रहत कहते हैं कई जगह पे। ये लीवर सिस्टम होता है, यानी इनके और इनके बीच कनेक्शन होता है। अगर जैसे जैसे ये बुल जो है वो इसके चारों तरफ घूमता है, वैसे ही ये भी घूमता है, और ये घूमता है तो वाटर को निकाल कर फील्ड्स में डालना शुरू कर देता है, ठीक है। इसको राहत कहते हैं। ये एक लीवर सिस्टम है, लीवर लगा होता है इन दोनों के बीच। ये सेटअप देख रहे हो यहाँ पे ना, इन दोनों के कनेक्शन को देख रहे हो ना, यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, ये लीवर सिस्टम है। इसका इधर घूमना, इसका उधर घूमना, ये दोनों ही डिपेंड करता है एक दूसरे पे, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ें। और
आज के ज़माने में या हम अगर मॉडर्न मेथड की बात करें तो पंप्स यूज़ होते हैं, सीधी बात है। अब चाहे वो डीजल से चलने वाले हो, पेट्रोल से चलने वाले हो, केरोसिन से चलने वाले हो, जो भी हो, सोलर एनर्जी से चलने वाले हो, कुछ भी हो, पर पंप यूज़ होता है। मॉडर्न ऑटोमेटिक पंप्स की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, पहला मॉडर्न मेथड में सबसे पहला सबसे सिंपल आ जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी अगर कभी किसी पार्क में गए होगे या गोल्फ कोर्ट में गए होगे तो वहाँ देखे होगे कि एक स्प्रिंकलर लगा होता है इस तरह से, और वो पूरे तरफ चारों तरफ जो है वो यूनिफॉर्मली वाटर स्प्रिंकल करता रहता है, राइट। क्यों? इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि पानी जो है वो बर्बाद नहीं होता, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सिस्टम, ये क्या है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। अनइवन लैंड है, ठीक है, पानी वहाँ उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, आपको कम पानी में ही सबको इरीगेट करना है, इरीगेशन करना, तो कैसे करोगे? इसी मेथड से करोगे, सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। यहाँ वाटर वेस्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, ठीक है। तो ये लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, सेवरल अदर क्रॉप्स, डिफरेंट मेथड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पे आपको चाहिए कि पानी गिरे वहाँ पर आप होल कर दो एक पाइप से। पहली बात तो पानी को सेंड करो, भेजो वाटर को। उसके बाद जिन जिन जगहों पे ज़रूरत है वहाँ पर छोटा छोटा होल करो, तो वाटर गिरता रहेगा उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स पे। इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम या ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। तो गार्डन हो, ट्रीज़ हो, फ्रूट प्लांट हो, कुछ भी हो, बेस्ट टेक्निक है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वाटर नहीं वेस्ट होता। तो जहाँ पानी कम है वहाँ पर ये ड्रिप सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। देख रहे हो, यह है ड्रिप सिस्टम। जिन जिन जगहों पे प्लांट है उन जगहों में छोटा छोटा होल होगा, वो डायरेक्टली रूट पे ड्रिप्स या पानी की बूंदे गिरा रहे होंगे। सो दैट्स ऑल, इसी से ही सारा इरीगेशन हो जाएगा। अब एक और इशू क्या आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वीड्स का। हम जब खेती करते हैं तो वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ पर कई सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी होते हैं जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, और उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है, ठीक है। और जब हम उनको हटाते हैं तो उनको वीडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों हटाएंगे भाई? इसलिए हटाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो एक्स्ट्रा ये सब वीड्स हैं जिनका हमको ज़रूरत नहीं है वो हमारे मेन प्लांट्स जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके साथ कंपटीशन करें, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। उनका आधा आधा हिस्सा खा जाएँ वो वाटर, लाइट प्लांट माने वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, सब चीज़ वो लोग अगर ले जाएंगे या आधा आधा भी शेयर कर लेंगे तो हमारे प्लांट के हेल्थ पे असर पड़ेगा। सिंपल सी बात है, राइट। कई बार तो क्या होता है कि कुछ वीड्स जो होते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी बहुत इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि आप जब मेन प्लांट काट रहे हो वीड भी कट जाएगा, और कई बार वो पॉइजनस होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कैसे हटाएं? टिलिंग करो या प्लाविंग करो बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी वीड्स थे वो अपरूट हो जाएंगे। मैंने अभी बताया था ना, चैप्टर स्टार्ट किया, जब प्लांट के जब सॉइल ऊपर नीचे होते हैं तो ऑब्वियसली जो वीड्स होंगे वो अपरूट हो जाएंगे, वैसे ही निकल जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और उनका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ड्राई होकर मिक्सअप हो जाएंगे सॉइल के साथ, ठीक है। तो वीड्स को उनके फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करने के पहले ही हटा दो, ये सबसे बेस्ट है। मैनुअल रिमूविंग तो आप जानते हो, हाथ से उठा के नोचो, उसको निकालो, फेंको, जो गाँव में करते हैं खुरपी की हेल्प से, ठीक है। गाँव में खुरपी की हेल्प से ज़्यादातर लोग यही सब करते हैं। अगर गाँव गए होगे तो जाओ, कभी एक्सपीरियंस करो भाई। आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल में पबजी वगैरह गेम्स खेलते हैं, लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिजिटल हो गया है, तो आपको थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए अपने आप को, और गाँव नेचर के पास जाओ, देखो लाइफ कितना खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। कई बार क्या होता है, सीड ड्रिल भी यूज़ होता है इन ऑर्डर टू अप्रूट वीड्स, जो मैं अभी बताया था कि सोइंग करते समय सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, वीड्स के लिए भी किया जाता है। इट्स मोर लाइक इट विल सर्व बोथ द पर्पज़, राइट। वो अपने यूज़ के ऊपर है कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो। कई बार हम वीडीसाइड्स डालते हैं, कुछ तरह के केमिकल होते हैं जो वीड्स को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और वीडीसाइड्स क्रॉप को डैमेज नहीं करता, पर हाँ वो वीड्स को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसको स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं, शायद पिक्चर दिया हो, एक आदमी स्प्रे कर रहा था, यस, स्प्रेइंग वीडीसाइड। तो अपने मुंह को ढक के, क्योंकि केमिकल है भाई, मुंह को ढक के और स्प्रे किया जाता है। वैसे इसमें क्रॉप्स पे असर नहीं पड़ता, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये केमिकल है तो हम ये बात को नकार भी नहीं सकते, हम झूठ भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी असर नहीं करता, ठीक है। तो कुछ % तो असर करता है, ठीक है। नाउ सी, स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, तो इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल किया जाता है, नोज और माउथ को ढक के। अब क्यों है भाई, क्यों किया जाएगा? अगर वो बहुत ही अच्छा चीज़ है तो क्यों नहीं मास्क निकाल कर डालते हैं? तो सीधी बात है कि वो केमिकल है, ओके, दैट्स व्हाई। हार्वेस्टिंग कह सकते हैं कि हम लास्ट स्टेज के पहले वाला स्टेज है। यानी हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो भी तुमने बोया, जो भी काम किया, जो भी मेहनत किया, अब बाद में वो फसल जो निकलेगा उसको काटोगे। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। 3 से 4 महीने लगते हैं मैच्योर होने में, और उसके बाद आप उसको काट लोगे, पुल आउट करोगे और काट लोगे क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअली भी कर सकते हैं बाय सिकल, ये देख रहे हो इस तरह का सिकल, और मशीन से भी कर सकते हैं जिसको हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया।
हम क्या करेंगे कि जो भी ग्रेन चाहिए, हमको तो ग्रेन चाहिए ना। हम अगर चावल का खेती में चावल को हार्वेस्ट कर रहे हैं, राइस को हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उस राइस के पौधे को थोड़ी खाते हैं। वी आर ईटिंग राइस, राइट? सो वी हैव टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स, ओके, फ्रॉम द shaft वी कॉल इट, रिमेंबर द नेम shaft। वी सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द shaft एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और बेसिकली उसको एक मशीन से किया जाता है, थ्रेसर। और कई बार हम जो नाम ले रहे हैं हार्वेस्टर और थ्रेसर, वो एक ही होता है। यानी ये एक ऐसा मशीन है जो ऑब्वियसली प्लांट को काटेगा या हार्वेस्ट करेगा, साथ ही साथ थ्रेसिंग भी करेगा, और दूसरे साइड में सारे बीज, सारा चीज़ जो हमको ज़रूरत है वो निकाल देगा। देखो कितने लोगों का काम आसान हो गया, कितना समय बच गया इन सब मशीन्स की वजह से, ठीक है। लास्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो है स्टोरेज। क्योंकि अगर तुम उसको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर रहे हो तो मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए, वरना सारा ख़राब हो जाएगा। इंसेक्ट से बचाओ, रैट से बचाओ। तो देखो बच्चों, क्या प्रॉब्लम होता है ना कि हार्वेस्टेड ग्रेन जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि उनको बिना ड्राई किए हम तो उसको नहीं फिर स्टोर कर सकते, क्योंकि उनका मॉइस्चर ही उनको ख़राब कर देगा। इसलिए उन्हें स्टोर करने के पहले हमेशा ग्रेन्स को पूरी तरह से अच्छे से ड्राई किया जाता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट इन दैम, ठीक है, ताकि उनमें बैक्टीरिया का, फंगी का, पेस्ट का ये सब अटैक ना हो और वे लंबे समय तक अच्छे से रह सकें। देखो आज के ज़माने में क्या होता है कि नाउ इट इज़ इन द मॉडर्न सिनेरियो आई एम सेइंग फार्मर्स आर स्टोरिंग ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। ये पहले की बात है, सॉरी। आजकल ग्रेनरीज में, सिलोज में रखा जाता है। बोलोगे सर ग्रेनरी क्या है, सिलोज क्या है? तो एक पर्टिकुलर जगह होती है, ऐसा जैसे देख रहे हो सामने दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। वो बनता ही है इसलिए कि उसमें ग्रेन को स्टोरेज किया जाए, ठीक है। सो इट विल लुक लाइक दैट ओनली, मीन्स इट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ऐसा नहीं है कि कोई स्टोर रूम में वहाँ पर ग्रेन्स रखे हुए हैं, वो स्पेसिफिकली ग्रेन्स के लिए ही बना होता है। तो उनका पूरा सारा चीज़ उसमें जो रहता है ना, सब उसी के लिए ही रहता है, ठीक है। वहाँ रैट्स इंसेक्ट्स का कोई डर नहीं होता, ठीक है। घर में अगर हम स्टोर करते हैं तो ड्राइड नीम लीव्स यूज़ होता है। क्यों? अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नीम जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है चीज़ों को, ठीक है। पेस्ट वेस्ट नहीं लगते उसमें, ओके। नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर जो है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तुमको एक छोटा सा टेबल दिख रहा है, यहाँ पे तुमको पता चलेगा कि तुम जानवरों से क्या क्या फूड सोर्सेस लेते हो, पता चलेगा। इन द सेंस तुम जब इस टेबल को फिल करोगे, या इस टेबल को भी जाने दो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि हम जानवरों से क्या क्या चीज़ लेते हैं अपने खाने के लिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हम तो पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं, हम तो बिल्कुल जानवरों से कोई खाने की चीज़ नहीं लेते। पर आप मिल्क तो ले रहे हो, आप घी तो ले रहे हो, आप कर्ड तो ले रहे हो, आप चीज़ तो ले रहे हो, आप हनी तो ले रहे हो, ठीक है, ओके। बट यू कैन से एज अ होल दैट बहुत सारे पीपल जो होते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, वो फिश को एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट यूज़ करते हैं, खाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह से पेड़ पौधों को उगाने के लिए उनको स्टोरेज किया जाता है, कई तरीके का प्रोसेस है जो हमने अभी देखा था कि सॉयल को ट्रीट किया जाता है, उसके बाद सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से एनिमल को भी तो घर में अच्छे से रियर किया जाता है, पाला पोसा जाता है, या तो घर में या तो फार्म में, ठीक है। इनको भी प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, केयर दिया जाता है, और ये सब होता है क्या? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। जहाँ पे जानवरों को हम फार्म में रखते हैं, उनसे हम आइदर फूड लें या उनका कोई प्रोडक्ट लें, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आपको नेक्स्ट बताया जाएगा in another chapter, okay? Till now I hope everything is clear and you enjoyed this chapter, and if you really enjoyed it and you want to continue learning like this, so you can subscribe our channel and share among your friends, okay? Thanks a lot, bye bye, have a great day ahead.